हेलो स्टूडेंट, सब लोग आ गए। हाँ, लेट हो गया 10 मिनट, बट कोई बात नहीं, थोड़ा काम था घर पर। चलो कोई नहीं, आज की क्लास चालू करनी है। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यार इन लोग के वो ऑन कर दो यार, कमेंट। बच्चों को हाय हेलो तो बोल दिया करे। है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें चालू करी थी, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर का कंटिन्यू करेंगे। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अबाउट एटम पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आयन के बारे में पढ़ा था। और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और हम लोगों ने पढ़ा अफवाऊ प्रिंसिपल। अफवाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। अफवाऊ ने हमें बताया पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लो एनर्जी लेवल में, फिर जाएगा हाई एनर्जी लेवल में, फिर जाएगा उससे भी हाई एनर्जी लेवल में। मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को ही आगे ले जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं, तो आज का लेक्चर देखने से पहले वाला लेक्चर देखें, तब आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, सुनना बेटा। हम लोगों ने कल अफवाऊ प्रिंसिपल पढ़ा था। जस्ट ए मिनट। आपको याद होगा कि अफवाऊ ने हमें बताया फिलिंग, आपको मालूम है तरीका क्या बताया था? एस से शुरू करेंगे, पी पर खत्म करेंगे, बीच में 1 कदम पहले का डी, 2 कदम पहले का एफ, 3 कदम पहले का जी, एंड सो ऑन बीच में आएगा। शायद मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों ने करके नहीं दिखाया। सबसे पहले आप सभी लोग एक बात सुनो, पहले एक बात सुनो। आप सभी लोग आज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम और ये लिखकर भेजिएगा फॉर द सेशन 2021। ठीक है, ये भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोगों का अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना देंगे, जिससे क्या होगा, जो हम HW दे रहे हैं वो आप हमको करके व्हाट्सएप पर दिखा दिया करो। ओके, तो ध्यान रखना, आज सभी लोग अपना नाम और ये लिखकर भेजेंगे कि आप अगले साल के स्टूडेंट हैं 2021 के। तो ऐसे तो मेरे पास दिन भर में 100 मैसेज आते हैं, मैं कैसे समझूंगा आप ही लोगों का मैसेज है? तो ये लिख देना 2020-21। ठीक है, और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, तो मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा। जो भी मैं HW दिया करूंगा वो आप मुझे इस ग्रुप पर सेंड करके दिखाया करेंगे। ठीक है, तो मैं कल का काम रिवाइज करा दूं आपको। तो अफवाऊ के अकॉर्डिंग कल मैंने आपको कहा था 10th सेल को भरकर दिखाना था अपन को। ठीक है, चलो बेटा 10S से चालू किया और 10P पर क्या किया, खत्म किया। अब बीच में क्या आएगा? 1 कदम पहले का D, 2 कदम पहले का F, 3 कदम पहले का G, 4 कदम पहले का H और 5 कदम पहले का I, ये आएगा। अब ध्यान दो बेटा, आपको याद है जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। एक फिंगर रूल बताया था मैंने। S पहली सेल से चालू, P दूसरे से चालू, D तीसरे से चालू, F चौथे से चालू, G 5वें से चालू, H 6वें से चालू, I 7वें से चालू। तो 6S तो होगा, लेकिन 5I पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एम आई राइट? आपको मालूम होना चाहिए 1S होगा, 2P होगा, 3D होगा, 4F होगा, 5G होगा,
6H होगा, 7I होगा। ये आप बताओ क्या 5H पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या 6I पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मैंने 5I को रब कर दिया। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आज की क्लास में फिर से बोल रहा हूं, वही बच्चे देखें जिन्होंने लास्ट का लेक्चर देखा हो, ठीक है? ये हो गया था हम लोगों का। अच्छा, हम लोगों ने ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर भी बनाना सीखा था। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। यहां तक तो आपको याद ही हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो बनाने का तरीका मैंने बताया है। अब इसके आगे अगर जा रहे हो तो याद बिल्कुल नहीं करना है, बनाने का तरीका मैंने बताया। 5s से शुरू किया, 5p पे खत्म किया। बीच में आएगा एक कदम पहले का d होता है, 2 कदम पहले का f, 3f नहीं होता, हटा दीजिए। 6s से चालू किया, 6p पे खत्म किया। एक कदम पहले का d, 2 कदम पहले का f होता है। 7s से चालू किया, 7p पे खत्म किया। एक कदम पहले का d, 2 कदम पहले का f। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कल मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया था। कल मैंने कई सारे आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। आइए एक दो क्वेश्चन और देखे जाए। अब बेटा, इसलिए मान लो मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है 1s2 2s2 के हिसाब से, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। अब देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इतना आपने लिख लिया। अब 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 6 10 और 2 12। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ओके, उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो चुका है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग को नया पढ़ना है एक्सेप्शन। आज की क्लास में हमको नया पढ़ना है एक्सेप्शन। सुनना बेटा, हमारे पास 2 एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या है बेटा? कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं ध्यान दो बेटा, जिनमें क्या होता है ns का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप मार जाता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका पहले आपने अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, बाद में क्या करेंगे, सबसे बाहर वाली सेल का, मैं आपको कल बता चुका हूं n का मतलब होता है सेल, सबसे बाहर वाली सेल का एक s इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर देंगे d में। सबसे बाहर वाली सेल का एक s इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर देंगे d में। किन किन एलिमेंट में ऐसा होता है तो वो सुन लीजिए। 24, 29, ये आप लोगों ने 12th में 11th में पढ़ा होगा। 24 इज क्रोमियम, 29 इज कॉपर। आपने हो सकता है 2 ही पढ़े हो, लेकिन और भी बेटा बहुत सारे होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है बाहर वाले S से अंदर वाले D की तरफ। ओके, कौन कौन से? 24, 29 की है, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया, 47, 78 एंड 79। ये वो एलिमेंट बेटा होते हैं जिनमें S का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले D में ट्रांसफर हो जाता है। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे 24, 29, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया,
47, 78, 79 ये वो एलिमेंट है जिनमें s का एक इलेक्ट्रॉन d में आप ट्रांसफर करेंगे। ओके, दूसरा बेटा एक्सेप्शन क्या है? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें बाहर वाले s के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसका इस धरती पर एक ही एग्जाम्पल है, पैलेडियम 46। बेटा बोलो क्या है? पैलेडियम 46। ये बेटा हमें याद करने पड़ते हैं। हो सकता है आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा हो कि जब s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या d में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात हर जगह लागू नहीं होती, इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाले कितने एग्जाम्पल है बोलो? 24, 29, 41, 42, 43 को छोड़ दिया, 44, 45, 46 को छोड़ दिया, 47, 78 एंड 79। ये 9 एलिमेंट है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है और 2 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग वाला एक ही केस है, पैलेडियम। ओके, आप इसको लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल डील करते हैं। जैसे मैंने कहा क्रोमियम 24, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। देखिए बेटा, सबसे पहले आप अपने नॉर्मल अकॉर्डिंग से बना लिया करिए और बाद में एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करा दिया करिए। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इतना आपने लिख लिया। अब 24 इलेक्ट्रॉनों को भरिए। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। ठीक, अब सुनना, अगर आपने इतना करके छोड़ दिया तो बेटा ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए 24 वाले में बाहर वाली सेल का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी में ट्रांसफर हो जाता है, बाहर वाले एस का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी में ट्रांसफर करना है, तो यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। तो ये बेटा गलत है, ये सही। ओके, अच्छा, और देखो जैसे मैंने बोला चलो भाई कॉपर 29 का बनाकर दिखाइए, आपके पास 20 सेकेंड बनाकर दिखाइए। ध्यान रखिए 29 वाला केस है, एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कराएंगे बाहर वाले एस का अंदर वाले डी में। बनाइए, 20 सेकेंड है। पानी भी डालाओ। हो गया। आइए 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। 29 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 9 29। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग बनाया। फिर आपको याद आया कि 29 वाले में एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है बाहर वाले S से अंदर वाले D। बी केयरफुल, मैं इसे बाहर वाला क्यों बोल रहा हूं और इसे अंदर वाला क्यों बोल रहा हूं? अरे बेटा,
ये न्यूक्लियस है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो जाहिर सी बात है यार, 4s यहां पर है और 3d यहां पर है, मतलब बाहर वाले s का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग इसको यहां पे ट्रांसफर करना है, ये गलत होगा, सही होगा 4s1 3d10। दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29। ओके, चलिए करके दिखाइए। पैलेडियम 46, ध्यान रखिएगा 46 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग होती है। पहले अपने अकॉर्डिंग बना लो, फिर धीरे से बाहर वाले s के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में ट्रांसफर कर दीजिएगा। 20 सेकेंड आपके पास है। पहले अपने अकॉर्डिंग बनाइए और फिर धीरे से बाहर वाले s के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में आप ट्रांसफर कर देंगे। बना कुछ? चलिए देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। एटलीस्ट यहां तक पहले लिख लिया करिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। अभी तो सिर्फ 36 इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं, मतलब आपको आगे भी जाना पड़ेगा। आगे हमारे बच्चे जानते हैं 5s से चालू किया, 5p पे खत्म किया, बीच में एक कदम पहले का d आएगा और 2 कदम पहले का f आएगा, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं होता है, हटा दिया। राइट, 36 हो गए, 36 और 2 38। अभी 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे भर दिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। फिर आपको याद आया कि पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग हो जाती है, तो बाहर वाले s के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक तो मामला सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5s0 और ये हो जाएगा 4d10। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। 5s0 हो गया, लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो तो हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सेप्शन वाले केस याद हुए। आगे बढ़ने से पहले फिर से आप लोग एक बार बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहां पर होती है? 24 29 क्रोमियम और कॉपर। 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 और 79। 2 इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग कहां पर होती है? एक ही एग्जांपल है, पैलेडियम 46। कैसे बनाएंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन? पहले अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे और फिर धीरे से बाहर वाले s का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले d में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन वाले केस समझ में आ गए हैं। ऐसी बड़ा 78 का बना लेना, ऐसी बड़ा 79 का बन जाएगा, सारे बना सकते हो जो तुम्हारी बनाने की इच्छा हो। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगला बेटा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन मान लो M+X, ठीक है। देखो देखो बेटा,
देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कैटायन कैसे बनता है। देखिए ये कोई न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, दो पॉजिटिव आएंगे, चार इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, चार पॉजिटिव आएगा। तो अगर x इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा तो x पॉजिटिव आएगा। सहमत हो कि नहीं? मतलब कैटायन कैसे बनते हैं? जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। सुना बेटा, अब आपको आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात यह बतानी है, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी। पहली सेल के, दूसरी सेल एल, तीसरी सेल एम, चौथी सेल एन। सोच के बताना, यहां पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सोचो जरा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, मतलब डिस्टेंस क्या कम, डिस्टेंस अगर होगी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, डिस्टेंस है सबसे ज्यादा, तो डिस्टेंस होगी सबसे ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे कम। मतलब बेटा सोच के बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा, तो सिंपल सा आंसर है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम लगेगा, और अट्रैक्शन जितना कम होगा उसको बाहर निकालना उतना ही आसान होगा। मतलब किसी एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से निकलते हैं? जो सबसे बाहर वाली सेल में चक्कर लगा रहे होते हैं। ओके होगी बात? अर्थात अब ये पॉइंट क्लियर है। मतलब इन चारों इलेक्ट्रॉनों में क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये लूजली बॉन्डेड होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये टाइटली बॉन्डेड होगा। एम राइट? तो सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बाहर वाला। ये क्लियर हो चुका है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको ये सब क्यों बताया, सुनना। जब कभी किसी कैटायन का कन्फिग्रेशन पूछा जाए तो कभी भी आप उसका नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, आप उसके न्यूट्रल एटम का कन्फिग्रेशन बनाएंगे, और फिर उस न्यूट्रल एटम के सबसे बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा जितना उसके ऊपर चार्ज है, तो उस कैटायन का कन्फिग्रेशन पता चल जाएगा। राइट? जैसे मैंने आपसे बोला कोबाल्ट 27+3, मैंने आपसे बोला इसका कन्फिग्रेशन बनाकर दिखाइए। ध्यान देना बेटा, आपसे कैटायन का कन्फिग्रेशन पूछा जा रहा है, आप कैटायन का कन्फिग्रेशन नहीं बनाएंगे, आप उसके न्यूट्रल एटम का कन्फिग्रेशन बनाएंगे। बनाइए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d।
27 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 7 27। अब देखना, आपसे कोबाल्ट का नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया था कोबाल्ट +3 का। सोचो अगर इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो +3 वाला बन जाएगा। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब देखिए बेटा, बच्चे गलती क्या करते हैं, वेरी कॉमन मिस्टेक, बहुत गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं, उन्हें यह तो मालूम है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, और बच्चे क्या करते हैं, यहां से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं और यहीं पर बेटा वो गलती कर देते हैं। आप देखिए सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो सबसे बाहर वाली सेल में चक्कर लगा रहा होगा। सबसे बाहर वाली सेल 3 है या 4 है? भैया गिनती में 3 पहले आता है या 4? 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। 3 अंदर वाली सेल है, 4 बाहर वाली सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है बाहर वाली सेल से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 4s0 और वो हो गया 3d6। 4s0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, बाबला क्लियर हो रही है? मैं फिर से रिपीट करूंगा। किसी कैटायन का कभी भी कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो, सबसे पहले उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, फिर कैटायन पर जितना चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते समय ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सबसे बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4s बाहर है कि 3d बाहर है? 4s बाहर है। चौथी सेल बाहर होती है, तीसरी सेल अंदर होती है। ओके, अब सुनना बेटा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 4s अगर बाहर है और 3d अंदर है तो ये आप बाद में क्यों लिखते हो और 4s आप पहले क्यों लिखते हो? बेटा ध्यान दो, ये जो आपने ऑर्डर बनाया है ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस का ऑर्डर नहीं होता है, ये तो ऑर्डर होता है एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3d का एनर्जी ज्यादा होता है, 4s का एनर्जी कम होता है। लेकिन बेटा अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस का ऑर्डर देखोगे तो 3d अंदर है, 4s बाहर। 3d अंदर है, 4s बाहर। ओके, क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि 3d को बाद में क्यों लिखा है, 4s को पहले क्यों लिखा है? ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ये अफवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 4s बाहर है, 3d अंदर है। ठीक है, अगर समझ में आया है आपको तो चलिए बनाकर दिखाइए, बनाकर दिखाइए। चलिए जिंक +2 का बनाकर दिखाइए। 20 सेकेंड आपके पास है। ट्वेंटी सेकेंड आपके पास है। हो गया होगा?
चलिए आइए, तो सबसे पहले आप किसका बनाएंगे? जिंक का। लिख लिया करो पहले, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 18 20 30 बना दिया। अब आपको जिंक +2 का बनाना। अगर इस न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दिया जाए तो जिंक +2 का बन जाएगा। आप लोग बताइए जहां पर बैठे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3d से हटाओगे या 4s से हटाओगे? 4s से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि चौथी सेल बाहर है, तीसरी सेल अंदर है। चौथी सेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होगा और तीसरी सेल का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होगा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट को कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं समझ में आया। ठीक, अब सुनो। आज आप सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे मुझे अपना नाम और ब्रैकेट में लिखेंगे 2020 2021। मैं आप लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें हम लोग आपस में वार्तालाप करते रहा करेंगे। ठीक है, चलो अब जरा मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। ये सब हटा दे रहे हैं, समझाने के लिए था, आपने लिख लिया होगा। अब एक बात यहां पर ये करना चाह रही हैं, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये जरूरी है कि हम पहले न्यूट्रल एटम का बनाएं फिर इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराएं? क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सीधे इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको निकाल लें और उतने ही इलेक्ट्रॉनों को भर दें? नहीं कर सकते हैं। करने का प्रयास अगर आपने किया तो आपका आंसर आएगा गलत। आओ हम इसको प्रूफ करके दिखाएं। लिखना नहीं है, समझाने के लिए। आपसे पूछा गया, मान लो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। आपने क्या किया? कोबाल्ट +3 के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकाल लिए। हमारे बच्चे जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, प्लस है तो माइनस कर देंगे। मतलब कोबाल्ट +3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 24 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने इन 24 इलेक्ट्रॉनों को भरने का प्रयास किया, भरिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए आया, और ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल गलत कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखिए राइट कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d6, जबकि यहां से आ रहा है 4s2 3d4। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। अगर डायरेक्ट बनाने का प्रयास आपने किया तो आपका आंसर गलत आएगा। सही तरीका होता है पहले उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और फिर बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। मैं अपनी बात को दूसरे एग्जाम्पल से भी प्रूफ करना चाहूंगा। जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया, आपने डायरेक्ट बनाने का प्रयास किया, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपने इन इलेक्ट्रॉनों को भरने का प्रयास किया
तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। ये कॉन्फ़िगरेशन आया। जबकि जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s0 3d10, डायरेक्ट बनाने पे आ रहा है 4s2 3d8। ये गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। राइट। अच्छा सुनो बेटा, दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। मैं समरी फिर से बोल दे रहा हूं, आप ऐसे भी लिख लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, लिख लेंगे अच्छा रहेगा। तो आज आपने सीखा कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन जब भी बनाना होगा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर नहीं बनाएंगे, पहले उसके न्यूट्रल एटम का बनाएंगे, फिर चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करा देंगे बाहर वाली सेल से, फिर आपका आंसर आएगा। ओके, अब हटाइए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, देखो यहां बढ़िया बेटा, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको उसके न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूट्रल एटम का बनाकर चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो, वैसे भी बना लोगे, और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को निकालकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, वैसे भी बना लेंगे। इसलिए एनायनों का जब भी आपसे पूछा जाए, आप कभी परेशान ना हो, सीधे उस एनायन के इलेक्ट्रॉन निकालिए और इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल O-2, तो अब आपको O का बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे इसके इलेक्ट्रॉन निकालिए। एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज, माइनस है तो प्लस कर देते हैं और प्लस होने पर माइनस कर देते हैं, आराम से बनाइए। 1s 2s 2p 3s 3p, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 और 6 10। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, न्यूट्रल एटम का बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालिए, एटॉमिक नंबर +1, आप बना सकते हैं डायरेक्ट 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कोई प्रॉब्लम। तो कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन में हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है, पहले न्यूट्रल एटम का बनाना पड़ता है, फिर कैटायन का बनाना पड़ता है। एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से बन जाता है, डायरेक्ट बना सकते हैं। ओके, आप बनाओगे? आप बनाइए। बनाइए। आर्सेनाइड आयन,
फटाफट बनाइए, 20 सेकंड आपके पास है। आर्सेनाइड आयन का बनाएंगे। हो गया? डायरेक्ट बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकाल लीजिए, सीधे बनाइए। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर +3, 36 इलेक्ट्रॉन है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। 36 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने आज आते आते क्लास का थोड़ा सा रिवीजन दिया, पिछली क्लास का HW कराया, फिर आज की क्लास मैंने चालू करी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कुछ एक्सेप्शन बताए। 1 इलेक्ट्रॉन जंपिंग वाले 9 एग्जाम्पल है और 2 इलेक्ट्रॉन जंपिंग वाला 1 एग्जाम्पल है। उसके बाद कैटायन और एनायन का कन्फिग्रेशन बनाना सीखा, जिसमें एनायन का कन्फिग्रेशन आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर बना सकते हैं, लेकिन कैटायन का कन्फिग्रेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर नहीं बना सकते। पहले उसके न्यूट्रल एटम का बनाएंगे और फिर वैलेंस सेल से, बाहर वाली सेल से उतने ही इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराएंगे। ओके, अच्छा, ये सब खत्म हो गया। अवाऊ प्रिंसिपल पर बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें खत्म होती हैं। बाकी कुछ बातें जो हैं जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आप सुनो, ठीक है बेटा। पिछली क्लास में मैंने अवाऊ प्रिंसिपल चालू किया, जिसने आपको बताया इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस सेल या सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, फिर उसमें जाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, फिर उस सबसेल में जाता है जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होती है। मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड सो ऑन। ठीक, अब यहीं पर एक तीसरा रूल हम आपको बताने जा रहे हैं, हुंड्स रूल। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने तीसरा रूल क्यों बोल दिया, कहा है भैया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ चुके, अवाऊ प्रिंसिपल आप पढ़ चुके, ये कौन सा रूल हुआ? तीसरा रूल ही तो हुआ, हुंड्स रूल। आई किताबों में ऐसे ही लिखा भी मिल जाता है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ऐसे भी लिखा मिलता है। आप सुना, अवाऊ साहब ने इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाया सब सेल में बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, और हुंड रूल हमें सिखाता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। हमारे बच्चों के सामने नया शब्द आ गया, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसका मतलब होता है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। सब समझ में आएगा, धैर्य रखिए, 1 मिनट के अंदर सब समझ में आएगा। सुनना, आपको कल की क्लास याद है? सेल मिलकर बनते हैं सब सेलों से, SPDF, और सबसेल मिलकर बनते हैं ऑर्बिटल से। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल,
p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 d ऑर्बिटल, f सबसेल में 7 f ऑर्बिटल। डू यू रिमेंबर? तो इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाता है हुंड्स रूल। ओके, बी केयरफुल। देखिए जरा ध्यान से, छोड़ दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। एक बात बताओ, जस्ट लिसन टू मी, सब समझ में आएगा, बस 1 मिनट दीजिए। ये क्या है पहले इतना बताओ। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है अफवाहों के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्रम। ये मैंने क्या लिखा है? अफवाहों के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्रम लिखा। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर 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 इसमें, 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 इसमें और इसमें, एंड सो ऑन। दिस इज अफवाह। अब सुनना, अब देखिए बेटा, ऐसे में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, छोड़ दो उसको। अगर हम p सबसेल की बात करें तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3। चाहे 2p हो तो भी 3 होंगे, चाहे 3p हो तो भी 3 हो, 3d हो तो भी 5 होंगे, और 4d हो तो भी 5 होंगे। ठीक, अब देखिए, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी एक सबसेल के पास जितने ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में बराबर होता है। इन तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में बराबर है। इन तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी आपस में बराबर है, लेकिन इन p ऑर्बिटल का एनर्जी इन p ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर नहीं होगा। कोई ये किसकी ऑर्बिटल है? ये 2p के ऑर्बिटल है, और ये किसके ऑर्बिटल है? ये 3p के ऑर्बिटल। तो ये तीनों आपस में कहलाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये तीनों आपस में कहलाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन पांचों का एनर्जी आपस में बराबर है। इन पांचों का एनर्जी आपस में बराबर, लेकिन इनका एनर्जी इनके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल है 3d के और ये ऑर्बिटल है 4d के। तो ये आपस में कहलाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, और ये आपस में कहलाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अब ध्यान सुनिए मेरी बात। डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भरना सिखाता है हुंड रूल। कहने का तात्पर्य यह है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटलों में कैसे भरे जाएं, ये हमें सिखाता है हुंड रूल। ये 10 इलेक्ट्रॉन इन 5 ऑर्बिटल में कैसे भरे जाएं, ये हमें सिखाता है हुंड रूल। ये 10 इलेक्ट्रॉन इन 5 ऑर्बिटल में कैसे भरे जाएं, ये हमें सिखाता है हुंड रूल। मैं उम्मीद करता हूं आपको हुंड रूल क्या सिखाता है ये समझ में आया होगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। मैं फिर से अपने वाक्य को रिपीट करूंगा। किसी पर्टिकुलर सबसेल के पास जितने ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी आपस में बराबर होता है, वो कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, अब आइए पढ़ते हैं कि इन्होंने हमें क्या सिखाया, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना सिखाया। तो सुनना बेटा, बताने से पहले एक थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, सोच के बताइएगा। एक घर है,
उस घर में 3 लड़के हैं, एक की उम्र है 25 साल, एक की है 24 साल, एक की है 27 साल। घर में शादी का रिश्ता आया, माता पिता क्या करेंगे? भाई बड़े वाले लड़के की शादी करवा दो, 27 साल वाले लड़के की शादी करवा दी, जाओ भैया घूमो फिरो। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद एक दूसरा रिश्ता आया। तो आप बताओ दिल पे हाथ रख के, घर वाले ये दूसरी शादी किसकी कराएंगे? पहले वाले की? अरे भैया पहले वाले करवा दोगे तो दूसरा और तीसरा वाला बुरा नहीं मान जाएगा? पापा ये कौन सी बात है, भैया तो एक कर चुके हैं, दूसरी भी उन्हीं करवा दो का मतलब दूसरा रिश्ता आया तो पहले वाले की नहीं दूसरे वाले की शादी होगी। तीसरा रिश्ता आया तो पहले दूसरे की नहीं तीसरे वाले की शादी होगी। जब सबकी एक एक बार शादी हो गई, रिश्ते आना बंदी नहीं हो रहे। नवाबों के खानदान के लौंडे थे, चौथा रिश्ता आ गया तो फिर पहले वाले की दोबारा शादी करा दी, 5वां रिश्ता आ गया तो दूसरे वाले की दोबारा शादी करा दी, 6वां रिश्ता आ गया तो तीसरे वाले की दोबारा शादी करा दी। कहने का मतलब क्या है, जब सबकी शादी एक एक बार हो जाएगी तभी दोबारा शादी पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता कि पहले वाले की 2 शादी करा दो तो दूसरा और तीसरा वाला कहेगा मतलब हम क्या करें, बुरा मान जाएगा ना। वो क्लास में होते तो और बताते इसके बारे में हम आपको, ऑनलाइन में इतना ही बोल पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दिया जाएगा, एक एक बार शादी करा दी। अब और इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हुंड रूल हमसे कहता है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो सबसे पहले सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फिर उसकी पेयरिंग करवाई जाएगी। यही कहलाता है हुंड रूल। ठीक है, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। तो 1 2 3 4 5 6 ओके, 10 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो पहले एक एक बार शादी कराएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फिर उसकी पेयरिंग करवाएंगे। क्लियर? यही कहलाता है बेटा हुंड रूल। उम्मीद है समझ गए होंगे। पहले सबकी शादी एक एक बार कराई जाएगी, सारे ऑर्बिटलों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और फिर उनकी पेयरिंग कराई जाएगी। एम आई राइट बेटा? तो अगर मैं यहां पे नंबर डालूं तो देखो बेटा इन 6 इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या, देखो बेटा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हुंड रूल समझ में आया। राइट? अच्छा, अब ये हमारे बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने पिछली क्लास करी होगी कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं, एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, एक को ऊपर क्यों बनाया है और एक को नीचे क्यों बनाया है। दिस इज अबाउट द हुंड्स रूल। ठीक है बेटा, ऐसे ही लिख लेना।
यहां पर भी करना चाहो कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, 10। ओके, सो सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों को भरना आप वाउ ने सिखाया, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरना हुन ने सिखाया, और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दूसरा नीचे होगा, ये पॉली ने सिखाया। तो तीनों रूल आपके सामने आ चुके हैं। आज की क्लास का एक आखिरी लेक्चर हम लेने जा रहे हैं, फिर लेक्चर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी पॉइंट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू एस। आज की क्लास का ये आखिरी पॉइंट है, बेटा आवाज ना करो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, कभी कभी सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिख कर आ सकता है, लेकिन पूरा नाम होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा मनोज, फार्मूला इसका होता है बेटा म्यू एस बराबर √n n+2, और यूनिट होती है इसकी BM, बोहर मैग्नेटॉन। ये इसका फार्मूला होता है, बोहर मैग्नेटॉन। BM का फुल फॉर्म होता है अच्छा, बात करें यहां पर n क्या है, तो यहां पर n होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर n होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान दो था सब, ध्यान दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? देखो, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज पेयर्ड, n की वैल्यू 0। ठीक, अगर किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है दिस इज अनपेयर्ड, n बराबर 1। राइट, और देखो ये दिया, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, n बराबर 0। हटा दिया ये, एक अनपेयर्ड, n बराबर 1। ये भी हटा दिया, 2 अनपेयर्ड, n बराबर 2। ये भी हटा दिया, 3 अनपेयर्ड, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, n बराबर 0। तो एक ऑर्बिटल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड माना जाएगा। और ध्यान रखिएगा बेटा, जिन लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोग कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। बेटा बोलो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साइड में जाकर ये पॉइंट भी लिख लीजिए, इफ unpaired electron are present then called paramagnetic, and if unpaired electron are absent then called डायामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा ये तो बेटा हो गई किताबी भाषा हो गई।
कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन है। अच्छा सुने बेटा, अब यहां पर मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। ट्रिक सुनो। मान लो किसी के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपसे म्यूएस की वैल्यू पूछी गई, आपने एन की जगह 2 रख दिया, 2 + 2 4, 4 2 = 8, आंसर आया √8 बोहर मैग्नेटॉन। अब √8 को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो मेरी ट्रिक बेटा ये कहती है कि अगर आपको √रूट को सॉल्व नहीं करना है तो म्यूएस की वैल्यू हमेशा आती है n पॉइंट कुछ, हमेशा। मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दशमलव लगा के कुछ भी लिख दो यार, वही आपके म्यूएस की वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो म्यूएस आएगा 2 पॉइंट कुछ, कुछ का मतलब 0.75 0.73, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो म्यूएस की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट कुछ, 3.7 3.5। मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो म्यूएस की वैल्यू आएगी 5 पॉइंट कुछ, 5.7 5.4 5.8। ओके, तो आप यहां पे एन की वैल्यू रख के म्यूएस निकालो, थोड़ा सा समय लग गया आपको, और ट्रिक्स लगा दोगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 5 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ, धन से आंसर मारा, आंसर आ। ठीक है बेटा। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मैग्नेटिक HW है, घर से करके लाएंगे और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे। कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ V+3 Cu+2 Ml+3 P-3 प्लेटिनम 78 सोडियम 11। ठीक है, इतने लोगों का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मुझे बताना है। कैसे करोगे समझ गए होगे। पहले इनका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको अगर एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो वो बता दे रहे हैं। 23 होता है, 29 होता है, 25 होता है, 15 होता है, 78 होता है और 11 होता है। तो इतने लोगों का मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालकर दिखाना है। कैसे करोगे, पहले इनका 1s2 2s2 2p6 बनाओगे, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को निकालोगे। यहां पे रखकर भी म्यूएस की वैल्यू निकालना और डायरेक्ट भी बता देना। मान लो किसी के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, शायद कल नहीं होती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, परसों मेरी क्लास होगी, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। ओके, सो ओके भाई, थैंक यू।